प्यारे बच्चों, वाणी श्रृंखला की मेरी हिंदी व्याकरण भाग 8 में आपका स्वागत है। आइए हम एक नया पाठ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे पाठ नंबर 15, विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स। वाक्य के मध्य तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। वाक्य लिखते समय या बोलते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जो विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से हमारे कथन के अर्थ में आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है। इससे भाषा स्पष्ट एवं बोधगम्य बनती है। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है। पहला आता है पूर्ण विराम, जिसको हम फुल स्टॉप भी बोलते हैं। हिंदी में पूर्ण विराम ऐसे लगता है। दूसरा आता है अल्प विराम, जिसे हम कॉमा भी बोलते हैं। नंबर 3 होता है अर्ध विराम, जिसे हम सेमीकोलन भी बोलते हैं। और फिर चौथा आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, दैट इज क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। फिर लिखते हैं हम योजक चिन्ह, जिसे हम हाइफन भी बोलते हैं। और विस्मयदिबोधक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये आपका विस्मयदिबोधक चिन्ह हो गया। अब लेते हैं निर्देशक चिन्ह, दैट इज डैश, ये डैश का साइन है। और विवरण चिन्ह, जिसे हम कोलन डैश भी बोलते हैं, ये कोलन का साइन और ये उस पर डैश लग गया। उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास, ये आपके इन्वर्टेड कॉमास का पेयर होता है। कोष्टक चिन्ह, जिसको हम ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, ये आपके ब्रैकेट्स का पेयर हो जाता है। लाघव चिन्ह, मार्क ऑफ एब्रिविएशन, दिस इज लाघव चिन्ह। और हंसपद, कैरेट, ये हंसपद का चिन्ह होता है। तो आइए अब इन चिन्हों के बारे में कुछ विस्तार में पढ़ते हैं। पहला हमने लिया पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक शब्दों के अंत में नहीं किया जाता। जैसे आसमान में बादल छा गए और यहाँ लगा पूर्ण विराम। अंकित बाजार जा रहा है, ये लग गया फिर से पूर्ण विराम। अल्प विराम, कॉमा, अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। जैसे जहाँ थोड़ी देर रुकना हो, एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए। जैसे सरल, विक्रांत, आदित्य और अनुज सभी खेलने गए, तो यहाँ पर इन सब के बीच में हमें अल्प विराम लगाया। अब आते हैं समुच्चय बोधक शब्दों से पहले तथा बाद में भी। जैसे हम जल्दी घर आ जाते, यहाँ पर आया आपका अल्प विराम, परंतु बस नहीं मिली। उद्घरण चिन्ह से पूर्व भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी ने कहा, फिर यहाँ अल्प विराम आया और यहाँ पर क्या कहा पिताजी ने, उसको हमने लिखा कल मुझे आगरा जाना है। फिर हम लेते हैं नंबर 3 अर्ध विराम। यहाँ पर जहाँ अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम रुकना होता है, वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ दो उपवाक्यों का संबंध हो तो उनके बीच अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वह दुबला पतला है, अर्ध विराम, परंतु कमजोर नहीं है। मैंने उसे डांटा नहीं, अर्ध विराम, प्यार से समझाया भी। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम छत पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आया प्रश्नवाचक चिन्ह। यह घर किसका है, यहाँ पर आया फिर से प्रश्नवाचक चिन्ह।
योजक चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थी तथा विपरीतार्थी शब्द युग्मों के बीच द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में होता है, जैसे सुख दुख, जीवन मरण, रात दिन, जब तब, पहले पहले, रात रात भर आदि। विस्मय दिबोधक चिन्ह, इस साइन को एक्सक्लेमेशन साइन भी बोलते हैं। हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों तथा वाक्यों के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वहां के बाद हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह को लगाया। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और यहाँ पर आ गया आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब आते हैं निर्देशक चिन्ह पर। इसका आकार योजन से बड़ा होता है। इसका प्रयोग किसी कथन से पहले तथा उदाहरण की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, जैसे पिताजी ने कहा, और पिताजी के निर्देश आने से पहले यह निर्देशक चिन्ह आ गया। बेटा, समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। और 8वें नंबर पर आता है विवरण चिन्ह। ये विवरण चिन्ह होता है जब किसी बात का उदाहरण या उत्तर अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूरदास की रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली। अब हम आते हैं उद्घरण चिन्ह पर। किसी के कथन को उसके मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्घरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ ने कहा, और यहाँ हमने उद्घरण चिन्ह में लिख दिया माँ ने क्या कहा, मैं बाजार जा रही हूँ। किसी लेखक का उपनाम, कविता, कहानी, उपन्यास या पुस्तक के शीर्षक को इकहरे उद्घरण चिन्ह में दर्शाया या लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये कविता का नाम है। कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन है। राम की शक्ति पूजा, यहाँ पर हमने फिर से इस चिन्ह को लगाया। और निराला की रचना है, क्योंकि ये रचना का नाम है। अब आते हैं हम कोष्टक चिन्ह पर। कोष्टक का मतलब होता है ब्रैकेट्स। इनका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ का अर्थ यहाँ पर गौतम बुद्ध है, तो गौतम बुद्ध को हम कोष्टक चिन्ह के अंदर लिखेंगे। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी। क्रम सूचक अक्षरों तथा अंकों को दर्शाते समय जैसे क, ख, ग, 1, 2, 3, ये सब हमने कोष्टक चिन्हों में लिखे हैं। फिर हमने लिया लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह होता है ये छोटा सा गोला। जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखा जाता है तब इसका प्रयोग किया जैसे हमने लिखा डॉक्टर, तो डॉक्टर ना लिख के ड के आगे ये लाघव चिन्ह लगाया। उत्तर प्रदेश में ऊ के आगे लाघव चिन्ह, प्र के आगे लाघव चिन्ह। इसी प्रकार कृपया पृष्ठ उल्टिए, क, प्र, उ, और इनके आगे लगा दिया हमने लाघव चिन्ह। और 12वें नंबर पर है हंसपद। वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द गलती से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए हंसपद का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं प्रतिदिन लगाने जाता हूँ। अब आप यहाँ दौड़ लिखना भूल गए, तो दौड़ लिखने के लिए हमने ये हंसपद लगाकर दौड़ लिख दिया। छात्र ने अध्यापक को हंसपद लगाकर हमने यहाँ पत्र लिख दिया। तो क्या हुआ, छात्र ने अध्यापक को लिखा की जगह छात्र ने अध्यापक को पत्र लिखा बन गया। आओ दोहराएं। बोलते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए हम वाणी में उतार चढ़ाव लाते हैं। लिखते समय उन्हें दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, योजक,
विस्मयदिबोधक, निर्देशक, विवरण चिन्ह, उद्घरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह और हंसपद। अब आपका समय आया है, आप इस अभ्यास कार्य को करना प्रारंभ कर दें। फिर मिलते हैं। अब फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए आभार।